जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। बच्चों बिस्मिल्लाह पढ़ लें, दुरूशी पढ़ लें, फिर हम आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बिलन व रिज़्क़न तय्यिबा। जी बच्चों, कल तक के लेक्चर में से कोई क्वेश्चन आप लोगों का, और ये भी बता दें आप लोगों को आवाज़ सही आ रही है या नहीं आ रही, और मैं भी नज़र आना शुरू हो गया हूँ या नहीं। खालिद एंटरप्राइजेज में मटेरियल अकाउंट बनवा दें। ओके। एनी अदर कन्फ्यूजन्स? मार्का मार्जिन में कोई कन्फ्यूजन? एक और क्यूरी पूछी गई है। ये जल्दी सॉल्व होने जाने वाली है। वो मैं बता देता हूँ पहले। वो ये पूछी गई है, बिफोर एंड आफ्टर वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला, इससे हमेशा सेल्स निकलती है? नहीं, ये जनरल फार्मूलाज हैं। ये मुख्तलिफ जगह पर इस्तेमाल हो जाते हैं। ये आप मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन टैक्स की एक वैल्यू है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, एक टैक्स का एक्सपेंस है, एक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो ये बिफोर वाली वैल्यू हो गई, आफ्टर वाली वैल्यू हो गई। अब टैक्स की वजह से ये जो प्रॉफिट होता है ये कम होता है, तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा? डिक्रीज वाला। ठीक है। एफ ए आर वन में भी इस्तेमाल हो सकता है, टैक्स में भी इस्तेमाल हो सकता है, सी एम ए में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये बिल्कुल जनरल फार्मूलाज, कि आपने कोई डिस्काउंट दे दिया तो लेस वाला, कोई टैक्स आ गया तो लेस वाला, कोई इंक्रीमेंट लग गया किसी बंदे का तो इंक्रीज वाला। बात क्लियर हो गई? अच्छा जी। अब अगला मसला बच्चे ने कहा है, सर खालिद एंटरप्राइजेज में कोई एक आधा अकाउंट का मसला है, उसमें सारे का सारा अकाउंट ही नहीं बन पाया बेटा आपसे, या कोई छोटा मोटा सा मसला है जो जिस चीज की नहीं समझ लग रही है आपको? ओपनिंग मटेरियल की समझ नहीं आई थी, तो वो बैलेंसिंग आया होगा। होप सो बैलेंसिंग आया होगा। एक क्वेश्चन के अंदर रिवर्स बैक पहुंचते हुए बैलेंसिंग आना था। क्या आना था जी? बैलेंसिंग आना था। ये खालिद वाला ही होगा क्वेश्चन जिसमें बैलेंसिंग आता है। खालिद मटेरियल परचेज्ड मालूम करना है। 3 नंबर सवाल। ओपनिंग कैपिटल। अच्छा,
अगर मैं आपको इसकी पूरी रिकॉर्डिंग दे दूं तो ये इतराज तो नहीं होगा? पूरा ही मुकम्मल तौर पर रिकॉर्डिंग अगर आपको मिल जाए इसकी, कॉस्ट फ्लो के इस क्वेश्चन की। लेट मी चेक इट आउट ओवर हियर। आई थिंक सो, एक या दो अटेम्प्ट्स पहले मैंने खालिद वाला सवाल करवाया था। ठीक है जी। इसमें से कौन सी चीज पेंडिंग रह गई थी हमारी मार्कअप मार्जिन में से? ये वाला सवाल रहता था 9 और 10 नंबर। छोटे छोटे से सवाल हैं, इनको जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं और फिर हम पहुंचते हैं अ, अपने। अच्छा जी, एक छोटी सी अपडेट है। अ, वो अपडेट जो न्यू एग्जामिनेशन स्कीम के तहत आई, उन्होंने बताया दो चीज़ें। अब वो आप अपने पास कर लें डिलीट। डिलीट तो करने की जरूरत नहीं है। कॉस्ट फ्लो जो हमने पढ़ा है उसके अंदर कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 2 है और कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 3 है। इन और कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल नंबर 3 बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 है मिर्जा। पास पेपर नंबर 6 है मिर्जा के नाम से, और ये है कार्ट के नाम से। तो ये मैंने कल ही देखा है। इसके अंदर सारा कॉन्सेप्ट ठीक था। एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, उससे हमने कुछ और जरूर सीखा। एक चीज जो चीज अब आपके कोर्स का हिस्सा नहीं रही है, वो है फाइनेंशियल अकाउंट की रिकॉन्सिलिएशन विद कॉस्ट काउंटिंग। तो कॉस्ट फ्लो में कंप्रीहेंसिव एग्जांपल 2 और 3, कार्ट लिमिटेड, और ये 6 पास पेपर 6 है जो कंप्रीहेंसिव एग्जांपल 3 था, ये मिर्जा के नाम से। इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिकॉन्सिलिएशन या फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड बातें, ये आपकी नोट इन योर कोर्स नाउ। इतनी छोटी सी चीज है, लेकिन हमने जो सी चीज उससे सीख ली थी, हमने रिकॉन्सिलिएशन की लॉजिक सीख ली थी, ओपनिंग और क्लोजिंग की चीजें सीख ली थी, वही नॉलेज हमारा अगली जगहों पर इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन इस हवाले से कि ये आ ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो आप बरीज़िम्मा हो गए। आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग को रिकंसाइल नहीं कर रहे होंगे इसके साथ, कॉस्ट काउंटिंग के साथ, तो ये हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। अब ये वाली रिकंसिलिएशन टेस्ट नहीं होगी, नॉट टेस्टेबल नाउ। ठीक है जी। तो आप सेफली काट सकते हैं पास पेपर नंबर 6 को, और काट लिमिटेड में से रिकंसिलिएशन वाले हिस्से को काट दें। बी पार्ट कह लें, वो आपका पार्ट काट दें, लेकिन उससे सीखा हुआ नॉलेज नहीं है जाया करना, वो नॉलेज आपके काम का ही है। ठीक है प्यारे बच्चों,
ये एक अपडेट आई थी, मैंने कहा ये आपके साथ अपडेट डिस्कस कर दूं। कॉस्ट काउंटिंग में और कोई चेंज नहीं है, बस ये एक छोटी सी चेंज थी। ले जी। ये छोटा सा सवाल। अब्रालक ने कैलकुलेटर को सोल्ड किया 2500 का। दिस वर सोल्ड एट 7% डिस्काउंट ऑफ नॉर्मल सेलिंग प्राइस। ही नॉर्मली सेल्स एट प्रॉफिट ऑफ 13% ऑफ सेल्स। हमें कॉस्ट करनी है। अब सेल किया 2500 का, ये इसकी डिस्काउंटेड सेल प्राइस होगी। 2500। और आपको नॉर्मल सेल प्राइस पर पहुंचना है, उसकी बेसिस के ऊपर आप कॉस्ट पर पहुंचेंगे। तो डिस्काउंटेड सेल प्राइस जो है, ये कोई ना कोई चीज लेस की होगी। नॉर्मल सेल प्राइस में डिस्काउंट दिया होगा, वन माइनस रेट ऑफ डिस्काउंट, यह आएगा। तो डिस्काउंटेड सेल प्राइस हमारे पास 2500 है। ये आफ्टर डिक्रीज वाला फार्मूला इस्तेमाल कर दिया मैंने। नॉर्मल सेल आपकी ये है, और डिस्काउंट 7%। इसका मतलब है नॉर्मल सेल जो है वो होगी 2500 तकसीम 0.93। क्या वैल्यू बनी? 2688। ये नॉर्मल सेल प्राइस आ गई। ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया, जो आपने मालूम करना था। नॉर्मल सेल प्राइस। स्टेप 2 में मार्कअप मार्जिन लगा देना है। अब ये 13% ऑफ सेल्स है, तो फिर फार्मूला कौन सा लगा दूं फिर मैं? मार्जिन का फार्मूला। इसका मतलब है एस से मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट, तो दूसरी साइड पे कॉस्ट आएगी 1 माइनस रेट। हाँ हाँ। नॉर्मल सेल प्राइस आपके पास आ चुकी है 2688, और 1 माइनस नॉर्मली 13% रेट होता है। ये क्या हो गया? नॉर्मल सेल प्राइस, हाँ कॉस्ट निकलनी है, ठीक है। अब क्या आंसर आ गया? 2338। तो ये हमारी कॉस्ट आ गई। मुश्किल तो नहीं। मेरा ख्याल है जिंदगी आसान हो गई होगी आप लोगों की। चलें, ये वाला सवाल पढ़ें और ये वाला सवाल करें। जी मिला है।
जी बच्चों, क्या आंसर आया? कोई तो हो जो मुझको आंसर बता दे। 5700 सेल प्राइस, 6000 कॉस्ट, 6000 कॉस्ट। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब आपकी असल में सेल प्राइस में क्या नाम है, कॉस्ट में प्रॉफिट प्लस प्रॉफिट की बजाय माइनस लॉस हो जाएगा। ऐसे ही है। और लॉस अब आपकी वही वाली परसेंटेज के ऊपर ही है, फार्मूले में कोई चेंज नहीं आएगी, प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो, आपका फार्मूला वही वाला रह जाएगा। देखना है कि जी ऑफ परचेज प्राइस है, तो ये क्या हुआ, ऑफ कॉस्ट CR। अब लॉस है 300 का, कॉस्ट फाइंड कर लेंगे 0.05। क्या आंसर आया जी? 6000, ये कॉस्ट आ गई, कॉस्ट 6000 आ गई, इसमें से लॉस 300 लेस कर दिया, तो सेल प्राइस भी आ गई, कॉस्ट भी आ गई, कहानी भी खत्म हो गई। लें जी, ये कल वाला लेक्चर जो था, जो पेंडेंसी थी, वो तो हो गया मुकम्मल। अच्छा, अब जनाब जी, चलें आगे बच्चों। मैं कहा दरमियान में खालिद एंटरप्राइजेस वाला काम भी खत्म करवा दूं। अल्लाह अकबर कबीरा। आप लोगों को भी ज्यादा आती है रमजान शरीफ में? अच्छा, चलें जी। बिस्मिल्लाह पढ़ के हम अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स। हम लोगों ने जो कॉस्ट लो पढ़ा था, जो मैन्युफैक्चरिंग पढ़ी थी, ये वाला हर एक के ऊपर इंडिपेंडेंट एक एक क्या है चैप्टर मौजूद है। मसलन मटेरियल का, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर भी है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का चैप्टर भी है, दो चैप्टर मटेरियल के ऊपर हो गए। पेरोल के ऊपर एक लेबर का चैप्टर है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के ऊपर फैक्ट्री ओवरहेड का एक चैप्टर है, वर्क इन प्रोसेस पे प्रोसेस कॉस्टिंग है, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट के क्या लें दो चैप्टर हैं।
फिनिश गुड पे ऐसा कोई नहीं है, आगे कॉस्ट ऑफ सेल्स पे ऐसा कोई नहीं है। तो ये इनके ऊपर कहानी चलती है। तो अभी हम जो कहानी चलाने लगे हैं वो चलाने लगे हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। वे इजियर, कोई मुश्किल काम ही नहीं है, खब्बे आदि खेड है थोड़े वास्ते इंशाल्लाह। और ये आप करेंगे इंशाल्लाह अल अजीज, कॉन्सेप्ट डेवलप होंगे, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह बहुत स्मूथली पेपर पढ़कर साइड पर हो जाएंगे इंशाल्लाह। अब हम देखते हैं कि हमारा लेक्चर कौन सा है। लेक्चर ओवरऑल तुम्हारा ये पांचवा लेक्चर है और एफओएच का पहला लेक्चर है। पहले हमने कॉस्ट फ्लो पढ़ा और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को सीखा पूरे का पूरा, फिर उससे रिलेटेड एक अदद क्वेश्चन किया हमने, कुछ और चीज़ें रिकन्सिलिएशन की बेस सीख ली, जो उसी बेस मैंने क्या लें महीने बाद सिखानी थी या 2 3 4 हफ्ते बाद सिखानी थी। वही एक अच्छा क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन अब निकाल दिया गया, अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है, आधा निकाल दिया है, क्या ले लें जी। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ते हैं, आपको ये टर्मिनोलॉजीज पहले से आती हैं अक्सर, जस्ट एक याद दहानी है। प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट का फर्क। प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट का फर्क क्या है? आपको याद होगा हमने यहाँ पर एक खर्चा किया था, ये यहाँ से खर्चे निकले थे, अल्टीमेटली यहाँ से ये 2 3 खर्चे होते हुए यहाँ पर आ गए थे सारे के सारे, फिर यहाँ से आ गए कॉस्ट ऑफ सेल में आ गए थे। ठीक है जी। ये खर्चे सारे के सारे अल्टीमेटली फिनिश गुड में, फिनिश गुड से कॉस्ट ऑफ सेल में पहुंच जाते हैं। अच्छा, ये जो खर्चे हैं ये जो पहुंचते हैं ये प्रोडक्ट का पार्ट बनते हैं, ये वाले मटेरियल लेबर ओवरहेड्स ये सारे क्या बने, प्रोडक्ट का पार्ट बन गए। एक खर्चा था हमारा अंडर अब्जॉर्ब या ओवर अब्जॉर्ब। अपने पास जहाँ पे आपने बनाया हुआ है वहां पर जाकर लिख लें, क्योंकि ये पीडीएफ दोबारा से अपलोड शायद नहीं होगा। अंडर अब्जॉर्ब जो खर्चा है, ये है आपका है पीरियड कॉस्ट। और जो अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब के बगैर जो प्रोडक्ट का पार्ट बन के आए हैं, ये वाली कॉस्ट जो है, यस, ये जो आउट हुई है ये जो है, ये है प्रोडक्ट कॉस्ट, जो मटेरियल लेबर ओवरहेड्स वगैरह लगे और एक प्रोडक्ट तैयार हुई इंटरनली मुकम्मल तौर पर फैक्ट्री में। जी, इस चीज़ के अंदर कोई चीज़ ना समझ लगी हो, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट का फर्क, तो अंग्रेजी पढ़नी है तो थोड़ी सी पढ़ लें। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इज अ प्रोडक्ट कॉस्ट, if sold it goes to cost to sell and if unsold transfer to inventory। इसके अलावा जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, फाइनेंस को फाइनेंस के हैं, प्रोडक्ट वगैरह के दूसरे एक्सपेंसेस हैं, तो ये जो हो गए ये पीरियड क्या नाम है, सॉरी, पीरियड कॉस्ट में एडमिन सेलिंग वगैरह जाएंगे और फाइनेंस जाएगा और प्रोडक्ट कॉस्ट आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स में अल्टीमेटली पहुंचेगी।
जी। कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों? पहली कहानी। कॉस्ट ऑब्जेक्ट लिखे, मैं 1 मिनट में आया। कॉस्ट ऑब्जेक्ट लिखें, क्या होता है?
हाँ जी। सॉरी बच्चों, टाइम लग गया थोड़ा सा। कॉस्ट ऑब्जेक्ट। आर यू देयर बच्चों? किसी ऑब्जेक्ट की कॉस्ट। किस ऑब्जेक्ट की कॉस्ट? तो ये ऑब्जेक्ट है किसी भी चीज की कॉस्ट जिसकी कॉस्ट आप मालूम करना चाहते हैं। मसलन अगर कहा जाए कि कॉस्ट मालूम करनी है सीएमए की क्लास की, तो फिर सीएमए की क्लास जो है ये क्या बन जाएगी? कॉस्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगी। अगर मालूम कर रहे हो नहीं यार, सीएमए जो बुक है उसकी कॉस्ट मालूम करनी है, तो सीएमए बुक जो है ये कॉस्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर मालूम करना हो एक कॉलेज की कॉस्ट, तो कॉलेज जो है वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर किसी डिपार्टमेंट की कॉस्ट मालूम करनी हो तो फिर ये डिपार्टमेंट कॉस्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। पास में लग गई। फिक्स्ड वेरिएबल। इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज डिक्रीज ड्यू टू चेंज ऑफ यूनिट्स। प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं उनको अगर आप इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, अगर कॉस्ट जो है इंक्रीज हो रही हो यूनिट्स के बढ़ने से, डिक्रीज हो रही हो यूनिट्स के कम होने से, तो जो उनकी कॉस्ट होगी ये वेरिएबल कॉस्ट होगी। फिक्स कॉस्ट नो इफेक्ट ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ यूनिट्स। कॉस्ट जनरेट करती हो बेटा कासिम बेटा? नहीं,
जिसकी आपने कॉस्ट मालूम करनी हो, जिस भी चीज की आपने कॉस्ट मालूम करनी हो वो है आपका कॉस्ट ऑब्जेक्ट। बात क्लियर हुई? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेट करते हैं। तो ये हो गई डायरेक्ट कॉस्ट्स। और जो डायरेक्ट रिलेट नहीं कर रही वो इनडायरेक्ट है। फिर क्या? ये क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट्स भी बोल लेते हैं। ये बराबर होती हैं, डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी कि फैक्ट्री ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड, ये सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट्स हैं। स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट या स्टेप्ड वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ग्राफिकली जरा समझ लेते हैं। ये कॉस्ट आ रही थी से 5,000 रुपया। यहाँ पर हम क्या लेते हैं? वर्कर्स हैं। हर एक, दो, तीन, चार, पाँच, हर 5 वर्कर के ऊपर एक सुपरवाइजर है। अब ये सुपरवाइजर है, ये सुपरवाइजर की जो सैलरी है ये 5 लेबर रहेगी तो फिर तो 5,000 रहेगी। लेकिन यूं ही यूनिट्स 5,000 से या ये लेबर 5,000 से बढ़ेंगे तो ये एक और लेबर, एक और बंदा हमें हायर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कॉस्ट हमारी कितने में पहुंच जाएगी? 10,000 पे पहुंच जाएगी। फिर 5 बंदे मजीद हो गए तो एक बंदा मजीद हायर करना पड़ेगा, तो आपकी कॉस्ट कितने पे पहुंच गई? 15,000 पे पहुंच। तो ये कह सकते हैं स्टेप्ड बाय स्टेप्ड बढ़ रही है, स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट है ये। क्या जी? ये स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट है। नहीं बेटा, वो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं होगी जी। वालेकुम सलाम। हाँ हाँ, क्लास हो रही है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का गार्ड या सुपरवाइजर जो है ये डायरेक्ट प्रोडक्शन में नहीं है, इनकी सैलरी इनडायरेक्ट होगी, इनडायरेक्ट लेबर बन जाएगी वो। और इनडायरेक्ट लेबर होने की वजह से वो प्रोडक्शन ओवरहेड कंसिडर होगा। सिर्फ और सिर्फ वो वाले बंदे जो
डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं प्रोडक्शन में, जो बना रहे हैं, कर रहे हैं, वो उनकी सैलरी जो है, उनकी वेजेस जो है, वो डायरेक्ट लेबर होगी। बात क्लियर हो गई कासिम बेटा? स्टेप्ड वेरिएबल कॉस्ट, अब वेरिएबल कॉस्ट होती है हमारी यूनिट्स के बढ़ने की वजह से बढ़ती है, यूनिट्स के कम होने की वजह से कम होती है, लेकिन ये पर यूनिट सेम रहती है। मसलन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹550। अब अगर मैं 10 यूनिट्स बनाऊंगा, 10 यूनिट्स होंगे तो 10 यूनिट ज़रा 50, अगर 20 यूनिट्स बनाऊंगा तो 20 यूनिट ज़रा 50, 30 बनाऊंगा तो 30 यूनिट ज़रा 50, ये वाली कॉस्ट होगी। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये आपकी आ गई टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक। 10 यूनिट्स इंटू 50, ये 10 यूनिट से ₹50 के ऊपर, 20 यूनिट्स हुए तो ये 100 पे पहुंच गए। तो 10 और 50, 500, 5 दूनी 10,000, 1500, 500, 1000, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 1500। अब अगर बात की जाए कि पर यूनिट है, तो ये पर यूनिट बेचारी जो है, ये यहाँ पर हर एक यूनिट की एक ही होगी, ये होगी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट की तरह से ही प्रेजेंट हो रही है। एक ही, जितने भी यूनिट्स बन रहे हैं यही बन रहे हैं। अब बाज़ क्या होता है कि आप एक सर्टन लेवल पर पहुंच जाते हैं तो पर यूनिट या कम हो जाती है या बढ़ भी सकती है। तो उसके अंदर भी क्या आ जाएगा, स्टेप आ जाएगा। मसलन आफ्टर 100 यूनिट्स, एक जो वेरिएबल कॉस्ट है, जो मटेरियल है, वो अगर हम ज़्यादा बाय करें तो हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। जब हमें डिस्काउंट मिलेगा तो उसके अंदर क्या आएगा, स्टेप आएगा, स्टेप डाउनवर्ड आ जाएगा। बात समझ लग गई थी आपको? ठीक है बेटा, पर यूनिट सेम ही होगी ना, ₹50। यहाँ पे भी 50 है एक यूनिट की, ये भी एक यूनिट की 50 है, यहाँ पे भी एक यूनिट की 50 है, तो हर यूनिट की 50 50 रुपये ही है। लेकिन 50 50 रुपये 10 यूनिट्स के किए जाए तो वो 500 बन जाता है, 20 यूनिट्स हो जाए तो वो 1000 बन जाती है कॉस्ट, 30 यूनिट्स किए जाए तो वो 1500 बन जाती है। अच्छा जी, मटेरियल एंड कन्वर्जन कॉस्ट्स, एक तरीका कार हमने सीखा था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये वाला। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों इकट्ठे किए जाएं तो ये बनती है प्राइम कॉस्ट, प्राइमरी कॉस्ट। ठीक। सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट को इकट्ठा कर दिया जाए, अगर
वेरिएबल कॉस्ट जैसे वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस हैं और वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट्स हैं, इन सब को इकट्ठा कर दिया जाए तो फिर ये बन जाती है मार्जिनल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट भी ऐड कर दी जाए, फिक्स्ड एफओएच भी उसमें शामिल कर देते हैं तो फिर ये बन जाती है टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसे हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी बोलते हैं। अच्छा जी। तो मार्जिनल कॉस्ट्स ऑल वेरिएबल, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट टोटल मैन्युफैक्चरिंग, ये है। अच्छा, अब मटेरियल को हम कन्वर्ट करते हैं ना, तो जो डायरेक्ट मटेरियल है उसको अगर हम साइड पे कर दें, अब इन खर्चों में से ये सारे खर्चे ही हैं, तो जो डायरेक्ट लेबर है, जो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है, जो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है, ये वो खर्चे हैं जो हमारे मटेरियल को कन्वर्ट करता है। ये है कन्वर्जन कॉस्ट्स। ठीक है बेटा, बात क्लियर हो गई। ये छोटी सी समरी आपके लिए आ गई। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो वाले होते हैं जो फुली ट्रेसेबल हों टू दी प्रोडक्ट या सर्विस या डिपार्टमेंट। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो फुली ट्रेसेबल नहीं होते। जो वेरिएबल कॉस्ट होती हैं ये वेरी करती हैं विद द लेवल ऑफ आउटपुट, और फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड, ये तीन नाम है इसके। नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स ये कौन से होते हैं? जो प्रोडक्शन के नहीं होते हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं। एडमिन एक्सपेंसेस, मार्केटिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस क्या हैं? प्रोडक्शन ओवरहेड में नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड्स हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड नहीं, नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है। जो फैक्ट्री ओवरहेड है ये कैल बी कैलकुलेटेड या बजटेड यूजिंग द फिजिकल आउटपुट। डायरेक्ट मटेरियल की एक परसेंटेज ले ली जाए, लेबर कॉस्ट की परसेंटेज ले ली जाए, प्राइम कॉस्ट की ले ली जाए, डायरेक्ट लेबर के घंटे ले लिए जाएं या मशीन के घंटे ले लिए जाएं। ये सारी चीजें बेसिस के तौर पर यूज हो सकती हैं। अच्छा जी, ये दो तीन पॉइंट्स बाद में आएंगे हमारे इंशाअल्लाह उल अजीज। अब हमने सिचुएशंस देखनी है। हमने इतनी बातें करके कुछ थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप की कि हमारे जो खर्चे हैं डायरेक्ट हैं या इनडायरेक्ट हैं।
डायरेक्ट खर्चे जो हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये डायरेक्टली असाइन हो सकते हैं, एट्रीब्यूटेबल हो सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट में ट्रेसेबल हो सकते हैं। टू दी कॉस्ट ऑब्जेक्ट, जो सी भी काम कर रहे हैं उससे रिलेट करते हुए ये ट्रेस हो सकते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल है, ये डायरेक्टली असाइन कॉस्ट ऑब्जेक्ट को नहीं होता है। एफ ओ एच कभी भी डायरेक्टली असाइन उस तरीके से नहीं होता। अ, आपको एब्जॉर्ब करना पड़ता है, फिर अंडर ओवर एब्जॉर्ब मालूम करते हैं अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कर रहे हैं। अब सिचुएशन जरा समझते हैं, जो हमने पढ़ना है एफ ओ एच पढ़ना है तो पढ़ना क्यों है और उसमें क्या क्या कुछ करेंगे हम, वो कहानी थोड़ी सी। पहली कहानी। टाइम क्या हो गया, ये ना हो कि मैं ज्यादा ही पढ़ाता चला जाऊं। है थोड़ा सा है। जी जी। लें जी, वो जो बच्चे ने कहा था ना, सवाल उसका थोड़ा सा आया हुआ था, एक मैसेज का जवाब कि डायरेक्टली एक ग्रुप है उसके अंदर लिख दें। अच्छा जी, पहली कहानी जरा समझनी है आपने। मैंने आपको एफ ओ एच यहाँ पर समझाया था, मुझे याद है, जरा जरा तुम्हें याद हो के ना याद हो, यहाँ पे समझाया था जी, ये मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है, इसमें एक्चुअल है और एब्जॉर्ब्ड है। नजर आ रहा है जी, गॉट द पॉइंट। यहाँ से हम इसे डब्ल्यू आई पी का हिस्सा बना देते थे। क्या बना देते थे? डब्ल्यू आई पी का हिस्सा बना देते थे। मैंने आपको कहा था ये फ्लो आपको आना चाहिए, मैं बार बार इस फ्लो की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि हर चीज एक फ्लो में चलती है और वो फ्लो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब ये एफ ओ एच डेबिट कैश क्रेडिट, एफ ओ एच डेबिट पेएबल क्रेडिट, आपका आ गया एफ ओ एच डेबिट मटीरियल क्रेडिट, इनडायरेक्ट मटीरियल, आपका आ गया एफ ओ एच डेबिट और पेरोल क्रेडिट, इनडायरेक्ट लेबर, और ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये हमारे एफ ओ एच इकट्ठे हो गए, और जो डेबिट साइड है यहाँ पर होते हैं हमारे एक्चुअल एफ ओ एच इकट्ठे। अब हमें किसी ना किसी बेसिस के ऊपर इनको ट्रांसफर करना होता है डब्ल्यू आई पी अकाउंट में। यूजिंग सम बेसिस वी हैव टू शिफ्ट द अमाउंट टू डब्ल्यू आई पी using some basis we transfer FOH absorbed। ये बेसिस क्या है, किस बेसिस पर होगा? ये मुख्तलिफ किस्म की बेसिस है।
और हमारा फार्मूला फिर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट एक बनेगा। वो मेन फार्मूला मैं लिखने लगा हूँ, बजटेड फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड एक्टिविटी में लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, एक्टिविटी लिख देता हूँ। ये हो जाएगी वैल्यू जनरल, ये एक्टिविटी या फिर नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी क्या होती है, जो आप रूटीन में एक हिस्ट्री के जरिए पता चलता है कि इतने यूनिट्स बना रहे हैं या इतने घंटे लग रहे हैं, वो हिसाब है इसका। अब ये हैं आपके पास मुख्तलिफ क्या इसकी बेसिस। ये बेस आपकी यूनिट भी हो सकती है, तो फिर आपको प्रोडक्शन के यूनिट्स लेने पड़ेंगे। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा रुपीज पर यूनिट का। अब आपने एब्जॉर्ब करने होंगे जब खर्चे, तो आप क्या करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी जो प्रोड्यूस की है उसको उस रेट से मल्टीप्लाई करेंगे जो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट है, तो आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड की वैल्यू आ जाएगी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड। ये पहली बेसिस हो गई, इसको बोलते हैं प्लांट वाइड रेट। अब जितने यूनिट्स बनाए, फर्ज करते हैं हमने यहाँ पर लिया 5 लाख रुपया कि मेरा खर्चा 5 लाख होगा और यूनिट्स मेरे होंगे 2000 यूनिट्स में बना पाऊंगा, तो रुपीज 250 पर यूनिट आए। हमने जो ही 40 यूनिट्स बनाए, ये इसकी एंट्री ट्रांसफर करनी है, ज़रा 250। हमारी एंट्री बार बार हो रही होगी, WIP डेबिट, FOH क्रेडिट, ये यूं इस तरीके से एब्जॉर्ब होते रहेंगे। जितने यूनिट्स बने उतने एब्जॉर्ब कर दिए, जितने यूनिट्स बनाए उतने एब्जॉर्ब कर दिए। अच्छा जी। अब मुख्तलिफ बेसिस, मशहूर बेसिस, पहली यूनिट्स बेस होगी, दूसरी बेस है लेबर आर की बेसिस के ऊपर। तो फिर बजटेड लेबर आवर्स की बेसिस के ऊपर आप मालूम करेंगे और रुपीज पर लेबर आवर आपका आंसर आएगा। अब जो एब्जॉर्प्शन होती है दो अंदाज से होती है, बेस एक्चुअली कर रहा होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हाँ, एक होती है बेस करती है एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस की बेसिस। ये तो हो गया सादी कहानी। अब जब लेबर आर आ जाएगा तो, या मशीन आर आ जाएगा, तो फिर ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है। एक्चुअल क्वांटिटी या एक्चुअल लेबर आर, एक्चुअल मशीन आर, ये एक्चुअल की बेसिस के ऊपर हो सकता है। दूसरा जो एब्जॉर्प्शन हो सकती है वो एक्चुअल की बेसिस पे ना हो रही हो, हम कहें स्टैंडर्ड लेबर आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, या हम कहें स्टैंडर्ड मशीन आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। इसकी बेसिस के ऊपर हो सकती है।
देखना ये होता है कि क्वेश्चन में डाटा किस तरीके से दिया है। उसकी बेसिस के ऊपर आप बना लेते हैं। अब मैं बताता हूँ ये एक्चुअल की कहानी। यहाँ पर दो चीजें आ रही हैं। ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आएगा स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन या इनटू ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर घंटा, या स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। ये क्या चीज आ गई, ये यहाँ पर स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन आ गई। इसकी सर कोई मिसाल दे दें। मिसाल के तौर पर आपको कहता है 1 यूनिट्स टुक 5 लेबर आवर्स पर यूनिट। ठीक। अब आपने यूनिट्स बनाए। यू हैव मेड 100 यूनिट्स, और जो लेबर रेट था वो था 300 रुपया लेबर रेट पर घंटा। अब ये लेबर रेट मैं नहीं कहता, मैं ऐसे क्या देता हूँ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट क्या था। ऐसे लेबर लिख दूंगा ना तो काम गड़बड़ आपके जहन में हो जाएगी। ओवर एब्जॉर्प्शन रेट पर लेबर आर अल्टीमेटली आया था 300 रुपये घंटा। अब मेरे पास 100 यूनिट्स बने हैं और मेरे पास है कि हर यूनिट लेगा स्टैंडर्ड के मुताबिक 5 लेबर आवर्स, 5 लेबर आवर्स में करूंगा तो मेरे पास 500 लेबर आवर बन जाएंगे इन टू ₹300 पर लेबर आवर। जी, एनी क्वेश्चन एनी क्यूरी ऑन इट? तो ये हैं स्टैंडर्ड लेबर आवर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। जी थैंक यू। आज के लिए इतना ही बच्चों। इंशाल्लाह कल जो है इसका प्रॉपरली जो आगाज है चैप्टर का सही वाला वो हो जाएगा। आज हमने कुछ बेसिक्स देख ली जो कि स्टैंडर्ड से इस चैप्टर से रिलेट करती थी, और बारह हमें इन चीज़ों ने तंग करना था कि फलानी चीज़ क्या होती है, फलानी क्या होती है। तो हमने एक ही लेक्चर के अंदर छोटी छोटी सी बातें डिस्कस कर ली। अब इंशाल्लाह जो एक एब्जॉर्प्शन का तरीका कार के स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड लेबर आर का मतलब क्या है, वो भी हमने समझ लिया। तो आज का तो होमवर्क ऐसा सच कोई खास कुछ नहीं है, क्लास वर्क ही है। बाकी इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं, और कल जो मुलाकात होगी उसके अंदर इंशाल्लाह अच्छा काम होगा और होमवर्क भी अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह अज़ीज़। बशर्ते ज़िंदगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।